आज हम प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत मध्यवर्ती उच्च भूमि के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड का पठार, विंध्य श्रेणी, शिलोंग, मेघालय का पठार आदि इनको हम देखेंगे। ठीक है। इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने प्रायद्वीपीय पठार की मैपिंग और उसको कितने भागों में विभाजित किया है इसके बारे में बताया था, जैसे कि मध्यवर्ती उच्च भूमि, दक्कन का पठार, ठीक है, पूर्वी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत। तो इनके बारे में हमने इनका जो डिवाइडेशन था वो हमने इसे पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। ठीक है। आज हम इसी को आगे बढ़ाएंगे, मतलब जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके अंतर्गत हमने मध्यवर्ती उच्च भूमि की शुरुआत की थी, तो उसमें हमने अरावली श्रेणी तक को पढ़ लिया था। आज हम उसी के जो है मालवा का पठार, बुंदेलखंड, उसके जो टॉपिक है उनको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। तो चलिए हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मालवा के पठार को देखते हैं। तो जो मालवा का पठार है ये अरावली और विंध्य श्रृंखला जो है उनके मध्य में स्थित है। ठीक है। और ये किससे निर्मित है? ये बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। ठीक है। और बेसाल्ट चट्टानों से जो निर्मित होने के कारण यहाँ पर क्या है, काली मिट्टी अधिक पाई जाती है। ठीक है, मालवा के पठार में। ठीक है। जो उसकी उत्तरी सीमा है मालवा के पठार की, वो अरावली श्रेणी लगाती है। अभी देखा, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। ठीक है। और दक्षिणी सीमा जो है वो विंध्याचल श्रेणी लगाती है। पूर्वी सीमा जो इसकी है वो बुंदेलखंड श्रेणी है। ठीक है। और पश्चिम में ये मेवाड़ के पठार से, मतलब राजस्थान में ये मेवाड़ के पठार से पश्चिम में ये सीमा लगाता है। ठीक है। जो मालवा का पठार है उसको राजस्थान में क्या कहा जाता है? हड़ौती का पठार कहा जाता है। ठीक है। मालवा के पठार को राजस्थान में क्या कहते हैं? हड़ौती का पठार कहते हैं। और ये जो मालवा का जो पठार है वो बेसाल्ट जो चट्टाने हैं उनमें जो अपक्षरण हुआ है उसके कारण क्या हुआ है, यहाँ पर काली मिट्टी का विकास हुआ है। ठीक है। और काली मिट्टी किसकी कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है? तो जो काली मिट्टी है वो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, इसलिए जो है मालवा वाले क्षेत्र को कपासी क्षेत्र भी बोला जाता है। ठीक है। वाइट गोल्ड भी बोला जाता है कपास को। ठीक है। तो इस वाले जो पार्ट को यहाँ पे क्या है, कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है मालवा वाले क्षेत्र में। ठीक है। और जो यहाँ से जो नदियाँ निकलती है वो कौन कौन सी है? तो जो चंबल, नर्मदा, ताप्ती, ठीक है, यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। चंबल नदी क्या है? चंबल नदी के बारे में सभी ने सुना होगा, पढ़ा होगा। ठीक है। तो चंबल नदी जो है वो जो चंबल नदी घाटी जो है वो भारत में अवनालिका अपरदन, ठीक है, सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। इस कारण इसको क्या बोलते हैं? बीहड़ भी बोलते हैं और उत्खात भूमि भी बोलते हैं। ठीक है। ये नलियों जो यहाँ की नदियाँ हैं उन्होंने भूमि को काट काट कर बहुत ज़्यादा नलिकाएं बना दी है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अवनालिका अपरदन कहा जाता है। ठीक है। तो इससे क्या हुआ है कि यहाँ पर बीहड़ और उत्खात भूमि, मतलब जो बीहड़ों का निर्माण हो गया है। ठीक है। अब बुंदेलखंड और बघेलखंड पठार के बारे में देखें तो जो बुंदेलखंड का पठार है वो मध्य प्रदेश राज्य का उत्तरी और पूर्वी भाग जो है, ठीक है, वो बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। मध्य प्रदेश का जो उत्तर और पूर्वी भाग है वो बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। उत्तरी भाग बुंदेलखंड के और पूर्वी भाग बघेलखंड के। ठीक है। ये जो पठार है उत्तर में यमुना के मैदान के निकट समाप्त हो जाते हैं। ठीक है। जो बुंदेलखंड का पठार है वो उत्तर दिशा की ओर क्या होता है, यमुना का जो मैदान लगता है वहां पर ये समाप्त हो जाते हैं। बुंदेलखंड में चंबल और यमुना नदियों ने बड़े बड़े बीहड़ खड्ड का निर्माण किया। अभी हमने मालवा के पठार के अंतर्गत भी उसको पढ़ के आया है। ठीक है। क्या किया है इन्होंने? भूमि को असमतल और अनुपजाऊ कर दिया है। ठीक है। जो नदियां हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा जो अपरदन करके नलिकाएं बना करके क्या कर दिया है, भूमि को असमतल कर दिया है और अनुपजाऊ कर दिया है। ठीक है। ये जो पठार है ग्वालियर और विंध्याचल श्रेणी के, ये ग्वालियर पठार और विंध्याचल श्रेणी के मध्य में फैला हुआ है। कौन सा? बुंदेलखंड का पठार। ठीक है। ये दोनों ही पठार। ठीक है। यहाँ की ग्रेनाइट और नीस चट्टानी संरचना में अपक्षय व अपरदन की क्रिया होने के कारण क्या हुआ, यहाँ पे लाल मृदा का विकास हुआ है। ठीक है। बुंदेलखंड बघेलखंड वाले क्षेत्र में क्या हुआ है कि लाल मृदा का विकास हुआ है। क्यों? क्योंकि ये ग्रेनाइट और नीस के जो है इस वाले पार्ट में मिलते हैं और यहाँ पर क्या हुआ है, अपक्षय और अपरदन की क्रिया हुई है। ठीक है। इस कारण क्या हुआ है, यहाँ पे लाल मिट्टी का विकास हुआ है। बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वो सूखा प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है। इस कारण क्या है कि ये बहुत पिछड़ा हुआ है। ठीक है। बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है सूखा प्रभावित, यहाँ पे वर्षा भी बहुत कम होती है। ठीक है। तो ये क्या है, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। और जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है बघेलखंड का पठार। ठीक है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है बघेलखंड का पठार, इधर पूर्व की ओर। ठीक है। और ये क्या करता है, केंद्रीय उच्च भूमि को पूर्वी पठार से अलग करता है। ठीक है।
क्या करता है, केंद्रीय उच्च भूमि को पूर्वी पठार से अलग करता है। अब आगे देखेंगे हम विंध्याचल श्रेणी और विंध्यन श्रेणी। ठीक है, अब विंध्याचल श्रेणी के बारे में देखें तो इसका जो विस्तार है गुजरात से लेकर, ठीक है, विंध्याचल श्रेणी का कहाँ कहाँ से विस्तार, गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़। ठीक है, इन राज्यों में इसका विस्तार है। ठीक है, गुजरात में विंध्याचल श्रेणी को क्या बोला जाता है, जोबट हिल बोला जाता है, और बिहार में इसको क्या बोला जाता है, कैमूर हिल बोला जाता है। ठीक है, विंध्याचल श्रेणी को गुजरात में जोबट हिल और बिहार में कैमूर हिल बोला जाता है। विंध्याचल श्रेणी कई पहाड़ियों की एक पर्वत श्रेणी है। ठीक है, ये कई पहाड़ियों से मिलकर एक श्रेणी बनी हुई है। इसमें क्या क्या है देखते हैं हम, विंध्याचल, कैमूर और पारसनाथ की पहाड़ियां। ठीक है, ये किसके भाग है, विंध्याचल के भाग है। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर के चट्टान से निर्मित इस संरचना में धात्विक खनिज संसाधनों का अभाव है। ठीक है, धात्विक खनिजों का अभाव है। क्यों, क्योंकि ये लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से इसका निर्माण हुआ है। लेकिन ये जो लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर, इनसे क्या संगमरमर बनने लगता है। तो ये जो है, ये लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर, ये काय में किस चीज के लिए काम आते हैं, तो ये भवन निर्माण में अत्यधिक काम आते हैं। तो इसकी दृष्टि से ये इसका महत्व बहुत अधिक है विंध्याचल श्रेणी का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, भवन निर्माण सामग्री जो होती है वो यहाँ से हमको प्राप्त होती है। ये जो पर्वत श्रेणी है ये उत्तर भारत और प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य जल विभाजक भी है। ठीक है, जो विंध्याचल श्रेणी है, मैंने कल मैप में भी बताया था, ये ऐसे दिख रही है। ठीक है, तो ये जो श्रेणी है वो उत्तर भारत, ठीक है, उत्तर भारत और प्रायद्वीपीय भारत दोनों की जल विभाजक भी है, क्योंकि इसकी वजह से उधर की नदियाँ इधर नहीं आ पाती और यहाँ की नदियाँ उधर नहीं जा पाती है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करती है, गंगा नदी के अपवाह क्षेत्र को प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह क्षेत्र से अलग करती है। ठीक है, कौन, विंध्याचल श्रेणी। अब आगे देखें इसके अंतर्गत तो छोटा नागपुर के पठार के बारे में हम पढ़ेंगे। तो छोटा नागपुर के पठार के बारे में देखें तो इसका जो विस्तार है मुख्यतः झारखंड राज्य में है। ठीक है, इसके अलावा ये पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला, ठीक है, और उड़ीसा का उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी बिहार वाला क्षेत्र, ठीक है, और उत्तरी छत्तीसगढ़ किसके अंतर्गत आते हैं, छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आते हैं। इस पठार का जो भाग है, इस पठार का जो उत्तर पूर्वी भाग है, वहां पर राजमहल पहाड़ी, उत्तर में हजारीबाग का पठार। ठीक है, उत्तर पूर्व में क्या है, राजमहल पहाड़ियां हैं, उत्तर में है हजारीबाग का पठार, दक्षिण में है रांची का पठार। ठीक है, इन तीनों संरचनाओं को मुख्य रूप से क्या बोला जाता है, छोटा नागपुर का पठार। किस किस को, राजमहल पहाड़ी को, हजारीबाग को और रांची के पठार को, इन तीनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, दामोदर जो नदी है वो रांची के पठार को हजारीबाग के पठार से अलग करती है। दामोदर नदी किस किस को अलग करती है, रांची के पठार को रांची के पठार को हजारीबाग के पठार से ये अलग करती है। कौन, दामोदर नदी। ठीक है, और जो दामोदर नदी है वो छोटा नागपुर पठार की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और जो दामोदर नदी है बेसिन है, यहाँ पर कोयला दामोदर नदी जो बेसिन है, यहाँ पर ये कोयला भंडार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, इस क्षेत्र में सर्वाधिक क्या होता है, कोयला पाया जाता है। कहाँ पर, दामोदर नदी बेसिन में। ठीक है, अब इसमें आगे देखिए तो जो हजारीबाग का पठार है, इसकी जो चोटी है पारसनाथ हिल। ठीक है, पारसनाथ हिल कहाँ पर है, हजारीबाग के पठार में। ठीक है, ये छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, पारसनाथ हिल छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है जो स्थित है हजारीबाग के पठार में। ठीक है, और ये जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है। ठीक है, पारसनाथ हिल जो है वो जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। रांची के पठार से निकलने वाली एक और नदी कौन सी है, स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, ये नदी छोटा नागपुर पठार की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी नदी है, पहली कौन सी है, दामोदर नदी। ठीक है, और जो स्वर्णरेखा नदी है, इस नदी पर कौन सा जलप्रपात है, तो हुंडरू जलप्रपात, ये काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो स्वर्णरेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात है, हुंडरू जलप्रपात। ये जो क्षेत्र है ये ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, जो छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र ये कैसे निर्मित है, ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। और इस उच्च स्थलाकृति मतलब ये जो ऊंची स्थिति है इसको क्या कहते हैं, पाटभूमि कहते हैं। ठीक है, ये द्वीप की तरह बना हुआ है, इसको क्या कहते हैं, पाटभूमि कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे शिलोंग मेघालय का पठार। ठीक है, ये तो ऊपर हो गया हमारा छोटा नागपुर का पठार। अब हमारा टॉपिक रहेगा शिलोंग और मेघालय का पठार। ठीक है,
तो जो शिलोंग और मेघालय का शिलोंग या मेघालय का पठार इसको बोला जाता है, इसकी उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से ये वाला जो पठार है, ठीक है, उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से ये जो पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही बाहरी भाग है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है मेघालय का पठार किसका भाग है, कई लोग ये लगा देते कि नहीं ये हिमालय का भाग है, लेकिन नहीं, ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, ठीक है। जो क्या हुआ है, राजमहल, गारो गैप और अथवा मालदा गैप, ठीक है, जो राजमहल, गारो गैप और मालदा गैप के द्वारा अलग होता है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत से कैसे अलग होता है, राजमहल, गारो गैप या मालदा गैप के द्वारा ही अलग होता है, ठीक है। इस पठार में पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः गारो, खासी, जयंतियाँ, ठीक है, ये गारो, खासी, जयंतियाँ और मिकिर, ठीक है, ये जो नदियाँ हैं, ये जो पहाड़ियाँ हैं ये अवस्थित है, ठीक है। ये क्या है कि ये चट्टानों से बनी हुई है, ये प्राचीन चट्टानों से बनी हुई है। हमने जब पूर्वी वाला जो भाग पढ़ा था वहाँ पर वहाँ की जो पहाड़ियाँ पड़ी थी, पूर्वी हिमालय ना वाला भाग जो पड़ा था, वहाँ की जो पहाड़ियाँ पड़ी थी, ठीक है। तो ये जो है ये किसके अंतर्गत आते हैं, शिलोंग मेघालय पठार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कौन कौन सी पहाड़ी है यहाँ पर, गारो, खासी, जयंती और मिकिर, ये पहाड़ियाँ, ठीक है, ये बहुत ही प्राचीन चट्टानों से बनी हुई हैं। खासी पर्वतीय जो क्षेत्र है, ये जो पर्वतीय क्षेत्र है, खासी, गारो, खासी, ठीक है, तो ये क्या है कि ये कीप के आकार का है, और कीप के आकार का होने के कारण यहाँ क्या होता है कि औसत से अधिक वर्षा होती है। यही कारण है कि खासी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित क्या है, दक्षिण खासी पहाड़ी के दक्षिण में क्या स्थित है, मासिनराम, ठीक है, मासिनराम और चेरापूंजी, ये क्या है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, ठीक है, ये तो सबको पता ही है सबसे। लेकिन क्यों है, क्योंकि जो खासी पर्वतीय क्षेत्र है उसका आकार जो है वो कीप नुमा है, ठीक है। इससे क्या होता है, यहाँ औसत से अधिक वर्षा होती है, ठीक है, इसके कारण क्या होता है, मासिनराम और चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। और ये जो शिलोंग का पठार है ये धारवाड़ संरचना से निर्मित होने के कारण यहाँ पर क्या है कि ये सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है। शिलोंग रेंज जो है यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है, और इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नोकरेक, ठीक है। नोकरेक क्या है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, ये कहाँ पर स्थित है, मेघालय में स्थित है, ठीक है। नोकरेक कहाँ पर स्थित है, मेघालय में। औसत से अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पर क्या हुआ है, लेटेराइट मिट्टी का विकास हुआ है और सदाबहार वनों का भी विकास हुआ है, ठीक है। अधिक वर्षा होने के कारण क्या हुआ है, यहाँ पे मिट्टी में ग्रेनाइट की तो चट्टानें थी, हमने देखा था ऊपर ही, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है कि मतलब ग्रेनाइट जो नहीं उसमें अपक्षय और अपरदन के कारण यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा लेटेराइट मिट्टी का विकास हुआ है। इसके साथ साथ अधिक वर्षा होती है तो सदाबहार वनों का भी विकास हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, यहीं पर हम इसको समाप्त करते हैं। हमने यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत जो हमने भाग डिवाइडेशन किया था उसके अंतर्गत हमने मध्यवर्ती उच्च भूमि के आज सारे टॉपिक खत्म कर लिए हैं। अब आगे का जो वीडियो आएगा उसमें हम दक्कन के पठार को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप इनको अच्छे से पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है।